डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th फ़िज़िक्स और चैप्टर नंबर 11 जो है वो साउंड हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करवाया गया था। जो है आई होप सो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। जो है और उसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लास्ट टाइम जो किया था, वो टॉपिक जो छोड़ा था हमने लास्ट पे, वो ये था कि व्हाट इज़ साउंड आपके पास, और उसकी स्पीड के बारे में डिस्कस किया गया था। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था, इको के बारे में था, एंड स्पीड ऑफ साउंड था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास इको मेथड। इको मेथड क्या चीज़ है जो है, एंड व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, और नॉइज़ पोल्यूशन क्या चीज़ है। तो ये जो आज के टॉपिक्स हैं ये बेसिकली जो रिलेट करते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन से ही रिलेट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन वो बेसिकली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही फॉल करता है, और जो इको मेथड है इसमें थोड़ी सी डिटेल है। एक एक्सपेरिमेंट सा है जो कि आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। बेसिकली हमने जो इको मेथड के ज़रिए फाइंड करनी होती है वो फाइंड करनी होती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि इको मेथड इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो आपने कैलकुलेट करनी होती है, और उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, दैट इज़ कॉल्ड इको मेथड। जो है अब सबसे पहले जब मेथड है तो ज़ाहिर बात है कोई एक्सपेरिमेंट होगा इसमें। जो है तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि व्हाट आर ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, कि हमें जो ऑपरेटर्स है वो क्या रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, जो है ऑपरेटर्स। और फिर नेक्स्ट हम बताएंगे इसका एक्सपेरिमेंट भी, जो है एक्सपेरिमेंट उसको भी परफॉर्म करके बताएंगे। पहले देखते हैं कि हमें इसके लिए जो ऑपरेटर्स है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। जो है तो सिंपल सा उसने लिखा हुआ है जो आगे पास, जारी बात है डिस्टेंस आपने फाइंड करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मेजरिंग टेप, वन स्टॉप वॉच हमें रिक्वायर्ड होगी। जो है और स्टॉप वॉच टू मेजर द टाइम, measuring tape to measure the distance, and flat wall that can produce a good echo, and a flat wall that can produce good echo, यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, एक दीवार हो जो क्या कर सकती हो, एक अच्छी इको प्रोड्यूस करवा सकती हो। जो है ठीक है, और कोशिश कर रही है, नोट डाउन करना है कि वो इको उसी दीवार से टकरा के आए। वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं इसके स्टेप्स में, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। जो है तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, आपने डिस्टेंस लेना है मेजरिंग टेप के ज़रिए, और डिस्टेंस ने कहा कि 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट पे मेजर द डिस्टेंस को मेजर करना है, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए आगे उसने कहा अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 50 मीटर। ठीक है, ये जनरली एक अजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना ही लेना है। जो कम से कम मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, जो है कि वो 34 मीटर था 2 वेज का, और वन साइड का कितना होता था 17 मीटर। जो है तो ये उसने एक जनरल सी रफ सी एक आइडियल एरिया उसने कहा कि कम से कम जो डिस्टेंस है बिटवीन द वॉल एंड अ पर्सन, जो वहाँ पे खड़ा है, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, कोई भी पर्सन है, जो है उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम उसने कहा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 50 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो डिस्टेंस है किस किस के दरमियान है, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैट वॉल एंड अ पर्सन, जो एक आदमी खड़ा है उसके दरमियान और जो फ्लैट वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसने कहा मेजरिंग टेप की मदद से हमने क्या किया, इसको मेजर किया। मेजर करने के बाद बता दिया कि डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर के राउंड अबाउट होगा। उसके बाद फिर उसने क्या किया जी, कहते हैं कि आपने उतने फासले पे खड़े होके स्टार्ट क्लैपिंग। जो है सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, स्टार्ट क्लैपिंग आपने अब स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी, और मेक श्योर करना है
कि यू विल हेयर एन इको फ्रॉम द फ्लैट वॉल, कि जो आप इको सुन रहे हैं वो उसी फ्लैट वॉल से ही आनी चाहिए, किसी और से ना आए। चेक करना है ना पहले स्टार्टिंग पे। अभी जो है आपने एक दफ़ा क्लैप की, 2 दफ़ा की, 3 दफ़ा की और देखा कि जो इको आपको सुनाई दे रही है क्या वो उसी दीवार से टकरा के वापस आ रही है। कौन सी दीवार थी जिसे हमने कंसिडर किया था फ्लैट वॉल, कहीं और से, साइडों से, दीवारों से या कहीं और सरफेस से टकरा के तो नहीं वो वापस आ रही जो है। इसलिए हमने मेक श्योर किया पहले कि क्या आवाज़ जो है, जो इको है वो वाकई ही उसी फ्लैट वॉल से टकरा के आ रही है। इस बात की आपने जो है वो श्योरिटी कर लेनी है, उसको आपने वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यू विल हैव टू से, जब आपने 10th क्लैप्स की जो है, ठीक है जी, जब आपने 10 क्लैप्स की तो उसके बाद फिर आपने बताना है कि इसके बाद फ़र्ज़ करें, इसमें छोटी सी उसने बात लिखी हुई है, वो स्किप हो गई थी। उसमें उसने ये बताया कि फ़र्ज़ करते हैं कि जब आपके पास ये डिस्टेंस आपने मूव किया तो इको जो आपके पास आएगी कितने डिस्टेंस से आएगी। अगर 50 मीटर था तो 50 मीटर जाने में और 50 मीटर उसके वापस आने में, तो ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 100 मीटर जो है, ठीक है जी। अब सिंपल से उसने आगे आपके पास ये बताया, क्लैपिंग आपने स्टार्ट कर दी। क्लैपिंग स्टार्ट करने के बाद फ़र्ज़ करते हैं कि आपने 10 क्लैप्स का टाइम नोट किया। जैसे ही आपने फ़र्स्ट क्लैप की आपने स्टॉप वॉच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। सो टर्न ऑन द स्टॉप वॉच, टर्न ऑन द स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को आपने ऑन कर दिया। और कब ऑन करना है, जब आपने स्टार्ट क्लैपिंग की, क्लैपिंग करना शुरू किया आपने, क्लैपिंग करना शुरू करने के बाद फर्स्ट क्लैप पे ही आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। जब स्टॉप वॉच को ऑन किया तो आपने कम से कम, उसने जो कहा कि जो टाइम नोट करना है वो आप कह सकते हैं कि 10 क्लैप्स का जो है, ज़्यादा का भी कर सकते हैं। जस्ट हमने 10 क्लैप्स का क्या किया जी, आपके पास जो है वो टाइम नोट कर लिया जो है। और टाइम नोट करने के बाद फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो टाइम आपके पास ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी नहीं है। उसने कहा कि आपने 10 क्लैप्स का टाइम नोट कर लिया। अब आपके पास टाइम कैलकुलेटेड है और डिस्टेंस वो भी कैलकुलेटेड है, तो यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला S = VT। ठीक है, देखें यहाँ पे जो फोर्थ आपके पास पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या हो जाएगा, चीज़ें हमें क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस वो भी हमें गिवन है जिसका सिंबल होता है S, और सेकंड टाइम वो भी हमने नोट कर लिया, T जो है वो किससे नोट किया हमने, स्टॉप वॉच के साथ। ठीक है, इसको कैसे नोट किया, फ़र्ज़ करें इस थर्ड पॉइंट को दोबारा डिस्कस कर देता हूँ आपको। जैसे ही आपने फर्स्ट क्लैप करना शुरू किया, स्टॉप वॉच को आपने ऑन कर लिया। अब आपने 10 क्लैप्स सुनी, मतलब जब स्टूडेंट जो है, जो पर्सन है वो जब 10 क्लैप्स कर रहा है, एक की उसने, 2 की, 3, 4, जब उसने 10 क्लैप्स कंप्लीट कर ली आपने स्टॉप वॉच को फ़ौरन क्या कर लेना है, रोक लेना है। ठीक है ना, तो आपके पास इको क्या है वो सुनाई दे देगी। जैसे ही आपको 10th इको की जो है वो आवाज़ सुनाई देगी तो आपने उस स्टॉप वॉच को स्टॉप करके उसको क्या कर लेना है, आपने टाइम नोट डाउन कर लेना है। जब टाइम नोट डाउन हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी होगा जो है, और आपने फाइंड क्या करना था यहाँ पे, स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला आपके पास सिंपल सा हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्पीड v के इक्वल होती है। फार्मूला क्या था, v = S/T। तो S/T फार्मूला लगा के हम बड़ी आसानी के साथ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इको मेथड जो है। ठीक है, इको मेथड को यूज़ करके जो है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं वो है अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में जो है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डिस्कस किया जाता है, इट इज़ अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। तो जब हम उसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, कि नॉइज़ पोल्यूशन किसे कहेंगे हम। तो नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस ऐसे किया जाएगा, इसमें आगे पास ज़ाहिरी बात है, पोल्यूशन मतलब गर्दो गुबार जो है। ठीक है, नॉइज़ शोर को कहते हैं, शोर से जो माहौल में जो ख़राबी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन जो है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही उसने हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उसने डिस्कस की हुई हैं, और वो डेफिनेशंस क्या क्या हैं। एक डेफिनेशन है अबाउट सिंपल नॉइज़ के बारे में, कि शोर किसे कहा जाता है।
और एक उसने डिस्कस किया यहाँ पे व्हाट इज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक भी कह सकते हैं या म्यूज़िकल साउंड, इसको उसने डिस्कस किया यहाँ पे कि म्यूज़िकल साउंड किसे कहेंगे और या सिंपल म्यूज़िक किसे कहेंगे, इन दोनों में फ़र्क क्या है, किस साउंड को हम कहते हैं कि वो म्यूज़िकल साउंड है और किस साउंड को हम कहते हैं जो कि शोर है, जो है जनरल सी बात है, आम सी बात है, ये हमने अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ें हैं जो है, यानी कि वो आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगे, प्लेजेंट लगे, खुशगवार लगे, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है आपके पास म्यूज़िक है, ठीक है ना। और जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, इरिटेटिंग हो, अनप्लेजेंट हो, ना खुशगवार हो, जिससे सर में दर्द शुरू हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, जो जिसे हम उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर is called musical sound। यानी कि ये आपके पास का मीनिंग क्या हुआ, प्लेजेंट मैंने खुशगवार, आसान सी बात है जो है, यानी कि वो आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगती है वो कौन सी चीज़ है, म्यूज़िकल साउंड है जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड ऑफ पियानो, हारमोनियम, ठीक है, इस तरह की आपके पास डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिनका साउंड जो है वो आपके कानों को क्या लगता है, खुशगवार लगता है। तो इसकी एग्जांपल्स आप क्या लिखेंगे साथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं साउंड ऑफ हारमोनियम, साउंड ऑफ वायलिन, हारमोनियम एंड फ्लूट। सिंपल उसने तीन आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे, साउंड ऑफ वायलिन, फ्लूट, और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स से आप लिख सकते हैं। हारमोनियम का लिखा है उसने जो है, हारमोनियम है, गिटार है, यानी कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का जो आगे पास साउंड है दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड जो है। अब ये तो आपके पास एक डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर्स में आने वाली है, पहले भी आ चुकी है और दोबारा भी रिपीट हो सकती है। इनमें डिफ्रेंशिएट ही आता होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िकल साउंड जो है। म्यूज़िकल साउंड में डिस्कस कर दी, म्यूज़िकल साउंड या म्यूज़िक ऐसा साउंड विच आर प्लेजेंट, विच आर वेरी इफ़ेक्टिव, और जो आपके पास कानों को अच्छा लगे, खुशगवार लगे, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, दैट साउंड इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड जो है, ठीक है जी। और वो साउंड विच हैव क्रिएट दो साउंड्स विच हैव दोज साउंड which have jarring and unpleasant effect on our ear। यानी कि ये ऐसा साउंड है जो जैरिंग इफ़ेक्ट, मतलब कि इरिटेटिंग होगा जो है, और अनप्लेजेंट होगा, ना खुशगवार होगा, किसको, ऑन आवर ईयर, हमारे कानों को जो है, दैट साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़, उसे हम क्या कहेंगे, नॉइज़ कहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगी, शोर की एग्जांपल्स तो बेतहाशा हैं। जो सिटीज़ में हम रहते हैं, सिटीज़ में तो ये काम बहुत ज़्यादा होता है नॉइज़ के, जो आगे पास जो है वो एग्जांपल ढूंढनी पड़ेंगी नहीं हमें। देहातों में, गाँव वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे ज़रा ट्रांसपोर्ट ज़रा कम होती है, वहाँ पे ज़रा शोर वगैरह कम होता है, नॉइज़ वगैरह कम, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी एग्जांपल्स को फाइंड करना हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल नहीं है। सबसे पहली एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, ठीक है जी, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, कि दरवाजे को क्या करना, खटखटाना जो है, ये भी इसकी शोर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद साउंड ऑफ अ हैवी मशीनरी, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से भी इसमें एडिशन कर सकते हैं जो, ठीक है। तो ये आपके पास दो डेफिनेशंस हो गई, इन दोनों की आपके पास डिफ्रेंशिएट में आएगा, डिफ्रेंशिएट के साथ
आपने डेफिनेशंस को मेंशन करना है, डेफिनेशन को मेंशन करने के साथ इनकी दो एग्जांपल्स भी साथ डिस्कस कर देनी है जो है, ठीक है। इसके बाद फिर जो आगे हम बताएंगे वो आगे पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं जी कि साउंड को जो है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव की जो हमारे आगे पास जो नॉइज़ है इसका हम पे इफेक्ट भी होगा ना कुछ जो है, तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल नॉइज़ भी कह सकते हैं या साउंड को भी कह सकते हैं, साउंड वेव्स की भी, क्योंकि नॉइज़ आपके पास क्या है, साउंड वेव्स ही है ना। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं हमारी बॉडी पे जो है, तो डिसएडवांटेज में हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि आगे पास कहाँ से इसकी जो है वो आगे पास प्रोड्यूस करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें, बता हम क्या रहे हैं, ये वो डिसएडवांटेज हैं जो इंसानी सेहत को इफ़ेक्ट करते हैं, इंसान पे इफ़ेक्ट करते हैं, इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, वो आगे पास कौन कौन से नुकसानात हैं इसके जो है, तो उसमें हम मेंशन करेंगे। मेंशन करते वक्त हम पॉइंट्स को नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले आगे उसने कहा इसका जो हमें नुकसान होता है वो होता है जी हेयरिंग लॉस, ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट लॉस, फर्स्ट डिसएडवांटेज जो इंसान को होता है, दैट इज़ हेयरिंग लॉस। उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंसेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस के बाद जो नेक्स्ट है वो आगे बस ने बताया जी अग्रेशन है, हाइपरटेंशन है, अग्रेशन, फिर हाइपरटेंशन, और उसके बाद इरिटेशन ऑफ आइज़ है, नोज़ है, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो है। और इसके बाद हाई स्ट्रेस लेवल उसने बताया, हाई स्ट्रेस लेवल, ये वो आपको मेंशन कर रहा हूँ जो आपकी बुक में मेंशन की हुई हैं, जो बुक में लिखी हुई हैं, कम से कम आपको वो मटेरियल लाजमी याद होना चाहिए। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी हो सकती हैं जिससे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एडिशन जो है वो आगे पास इतनी मतलब फ़ायदेमंद तो होगी, लेकिन कम से कम आपको वो मटेरियल याद होना चाहिए जो आपकी बुक में लिखी हुई है जो, ठीक है। इसी के बाद उसने लिखा कि इसमें आगे पास और जो इसकी सोर्सेज कौन कौन सी हैं, इसके सोर्सेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो सोर्सेज मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन की सबसे जो मेन वजह है, जो मेन सोर्स है वो आगे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो छोटी सी यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं आपके पास कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, सबसे मेन जो चीज़ है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ है वो इसके ज़रिए ही क्या किया जाता है, क्रिएट करा जाता है। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है वो आगे पास क्या है, यही है ट्रांसपोर्टेशन। और इस नॉइज़ की वजह से इंसानी सेहत पे जो आगे पास असरात मुरतब होते हैं वो कौन कौन से, आगे पास हेयरिंग लॉस है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, अग्रेशन वगैरह है, गुस्सा वगैरह जल्दी आ जाना जो है, हाइपरटेंशन, परेशानी वगैरह में रहना, हाई स्ट्रेस लेवल, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये वो आपके पास जो डिसएडवांटेज हैं दैट विल बी इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ जो है। इसके बाद उसने एक छोटा सा शॉर्ट और लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि उसने पूछा कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस लेवल या साउंड लेवल और फॉर अ सिटी जो है वो आगे पास कितना होना चाहिए जो है। तो लेवल ऑफ नॉइज़ लिखेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ नॉइज़, लेवल ऑफ नॉइज़, कि नॉइज़ का जो लेवल है वो आमतौर पे कितना होना चाहिए जो है। तो हमने जो स्टूडेंट्स पढ़ा था कि साउंड को जब मेजर किया जाता है तो इट विल बी मेजर्ड इन 2 यूनिट्स, वन इज़ कॉल्ड बेल एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड डेसिबल। तो यहाँ पे हमने आमतौर पे कहा था कि बेल इज़ अ वेरी बिगर यूनिट, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग स्मॉलर यूनिट्स विच इज़ नेम्ड एज अ डेसिबल जो है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डेसिबल में बताएंगे कि आमतौर पे वो जो लेवल है वो आगे पास साउंड लेवल का कितना कितना होगा। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 85
90 डेसिबल, ठीक है जी। 85 से 90 डेसिबल होगा। और ये आपके पास जो टाइम है उसने बताया इसके लिए इट इज़ 8 आवर 8 वर्किंग आवर 8 वर्किंग आवर इन आ डे, एक दिन के अंदर जो है, ठीक है। अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे वर्किंग के दौरान इतना जो आपके पास लेवल ऑफ नॉइज़ है दैट कैन बी बेरेबल। और इससे अब हम एक्सटेंड जाएंगे, एक्सटेंशन होगी इस साउंड की जो है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, दैट विल बी दीज आर डिजीज़ दैट वी कैन सफ़र जो है, ठीक है जी। इसके बाद उसने लास्ट पे एक और छोटी सी बात बताई। वो छोटी सी बात ये है कि इस नॉइज़ पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन या सिंपल रिड्यूसिंग नॉइज़, के नॉइज़ को रिड्यूस करने का तरीक़ाकार क्या है। तो उसने सिंपल सा बताया, इट कैन बी रिड्यूस बाय डिफरेंट मशीनरीज़। और वो मशीनरीज़ कौन कौन सी हैं, फर्स्ट उसने बताया इट कैन बी रिड्यूस बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी। अब इसका क्या मतलब है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी का, सिंपल सी बात, अगर आपने ऑटोमोबाइल्स देखे हो, कुछ रिक्शाज वगैरह होते हैं, उनका साउंड बहुत ही ज़्यादा होता है जो है, तो उसकी निस्बत अगर आप एक सीएनजी देखते हैं जो रिक्शा होता है, सीएनजी रिक्शा का जो साउंड है वो क्या है, बहुत ही कम होता है जो है। तो वो जो सीएनजी रिक्शा है दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी जो है। उसने कहा कि उस तरह की आप व्हीकल्स यूज़ करें जिससे नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कम हो। या जैसे आपके पास अक्सर वो देखा है आपने कि अगर मोटरसाइकिल है, बाइक है जो है, तो उसका अगर हम जो है वो सिर्फ सलेंसर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, फिर साउंड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है जो है। उसने कहा इस तरह की मशीनरीज़ को आप यूज़ ना करें, वो मशीनरीज़ यूज़ करें जिससे आगे एनवायरनमेंट में क्या है ज़रा जो आसानी पैदा हो, नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सके जो है। और इसके बाद उसने कहा कि पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, आपने एक और तरीका यूज़ करना है, पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स को, यानी कि इस तरह की आपने बैरियर्स यूज़ करने हैं दैट विल अब्जॉर्व, जो सारे के सारे अब्जॉर्व कर लें किसको, साउंड को जो है। उससे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ आल्सो द मेथड टू रिड्यूस नॉइज़, इसको नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए जो है। और यूजिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, और इसके लिए क्या हो सकता है जी, यूजिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी कुछ डिवाइसेस ऐसे यूज़ करें जो साउंड को रिड्यूस करती हों जो है, जो आपके कानों को डैमेज ना कर सकें जो है। तो ये आपके पास 2-3 तरीके थे जिनकी मदद से हम साउंड को रिड्यूस करवा सकते थे जो है। अब देखें आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी हमने आज जो टॉपिक किया है, इन सब में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आ रहे हैं, एमसीक्यू ज़्यादातर आ रहे हैं इस टॉपिक में। अब यही चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है इसमें। शॉर्ट देखें आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिकल साउंड, ये भी शॉर्ट में आ सकता है जो है। उसके बाद डिफ़ाइन या डिस्क्राइब या राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉइज़, ये भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ मच साउंड इंटेंसिटी लेवल वी कैन बेयर इफ़ वी वर्किंग 8 आवर्स डेली इन अ डे जो है। तो वो भी आपके पास डेसिबल लेवल जो है 85 से 90 तक, ये भी आपको जो है वो एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और लास्ट पे ये भी आ सकता है कि हाउ कैन यू रिड्यूस नॉइज़ को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, उसके भी आपके पास तरीकाकार मैंने बता दिए। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, शॉर्ट जो कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट में है, ये भी शॉर्ट में है, ये एमसीक्यूज़ में है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास क्या है, एमसीक्यूज़ में ही फॉल करेगा। तो आज का जो टॉपिक था आपके पास वो इसी के बारे में था जो है। ये एक्सपेरिमेंट आपने जो है प्रिपेयर कर लेना है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हाउ कुड यू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड जो है। उसके बाद नॉइज़ और म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन, उसके बाद डिसएडवांटेज, एमसीक्यूज़ के लिए सोर्सेज,
और इसका जो वर्किंग डे आपके पास कितना होगा, साउंड लेवल कितना होगा पर डे के लिहाज से जो है, और नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के मेथड्स जो है। ठीक है जी, तो इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।